हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। चलिए, आज का हमारा छठा लेक्चर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। चलिए बढ़ते क्लास की तरफ। देखो आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। एक मिनट। चलिए, तो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से है। देखो, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार हमें उपयोग में आते हैं। ठीक है, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, ये पहले ही थे या इसका निर्माण हुआ है। ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, ये क्यों होते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है तो क्यों कम होती है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं। इनमें से मुख्य है पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का हाथ रहता है। इन प्रक्रियाओं को आंतरिक प्रक्रिया तथा बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। इस गति के फलस्वरूप आंतरिक प्रक्रिया होती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊंची हो जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर क्रिया होती है, ज्वालामुखी होती है पृथ्वी के अंदर। उसमें मतलब यहाँ पे भी 5 लेयर है, इसके बारे में देखेंगे हम। तो इसमें जब क्रिया होती है, ठीक है, तो कोई भाग ऐसे ऊपर उठ जाता है तो कई ऐसे अंदर धंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं, और इसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, ये नीचे दब गए तो जैसे देखो, कभी कभी हमारे ऐसी पहाड़ होता है, यहाँ से रास्ता होता है। ठीक है, और यहाँ से घाट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम घाट बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में एक शब्द आता है कि हम इसको घाट क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर दबी हुई है, पृथ्वी के अंदर दबी हुई है, इसके लिए हम इसे घाटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह बनती है या टूटती रहती है। ठीक है, जो बाह्य प्रक्रिया है, अपरदन, प्रक्षेपण, ये सब होता है, उसकी वजह से सतह बनती है या टूट जाती है। ठीक है, सॉरी। देखिए अपरदन, मैंने अभी अभी इसके बारे में बात की। अपरदन पृथ्वी की सतह के गिर जाने को अपरदन कहते हैं। मतलब जिससे अगर पानी आ रहा हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे पहाड़ हो, तो पानी जाते समय इसको घिस जाए, इसको ऐसे प्लेन बना ले, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको पूरा घिस लेती है और पूरा प्लेन चपटा कर देती है। और दूसरा हवा, मतलब जिसको हवा काटी जाती है, तो कोई ऐसे पहाड़ है, उसको हवा को यहाँ से जाना हो तो यहाँ से थोड़ा 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 कट के उसको काट देती है। ठीक है, और निक्षेपण देखिए, पृथ्वी की सतह पर पदार्थों के जमा होने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण से सतह का निर्माण होता है। निक्षेपण मुख्य रूप से पवन और जल से आता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने कहा पवन मतलब हवा, तो ये घिसाई करती है, निकालती है ये। तो मतलब यहाँ पे ऐसे धूल मिट्टी है, तो ये सभी हवा ऊपर लेके एक जगह कहीं पे बैठा देती है। और जल वैसे ही है, जैसे अभी ये पहाड़ से आ रहा है जल। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ आ रहा है, सॉरी एक मिनट में क्लीन कर लेता हूँ ये। देखिए ये ऐसे पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे दब कर थोड़ा ऊपर उठकर फिर ये नदी जा रही है। तो ये भाग, इसमें एक गड्ढा हो गया एक प्रकार का। ठीक है, तो वो जीव ऊपर का जो अपरदन के साथ कोई ये आएगा, मतलब जमा हुआ कचरा आएगा, पदार्थ आएगी, तो वो सभी इधर न जाके यहाँ जमा हो जाएगी। ठीक है, और ये सीधा ऐसा रास्ता बन जाएगा, तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। और जो ये काट जाता है इसे अपरदन कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे ये टॉपिक। चलिए सामने पर्वत देखिए। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। इसकी जो प्राकृतिक ऊंचाई है इसे हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, पर्वत को शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, इसका शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, पर्वत तो अपने आसपास के क्षेत्र से अत्यधिक ऊंचा होता है, मतलब ये इसका आसपास का क्षेत्र है, तो इसके जो सबसे ऊंचा है तो इसे हम पर्वत कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए ऊंचे पहाड़ अक्सर बर्फ से ढके होते हैं। देखो जैसे ये ऊपर जाता है
तापमान कम हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है, तो यहाँ पूरा बर्फ जमा होता है। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़े हमारे पर्वत है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ की लादी बिछी हुई है। ठीक है, देखिए हिमालय, देखिए पर्वत पर बर्फ की नदियाँ होती है। हम ऐसी जमी हुई नदी को हिमानी कहते हैं। देखिए जिस पर्वत पर बर्फ की लादी होती है तो एक प्रकार की वहाँ पे ढलान हो जाती है, नीचे आने के लिए एक रास्ता हो जाता है, तो उसे हम बर्फ की नदी कहते हैं और इसी बर्फ की नदी को हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, पर्वत पर जीवन, देखिए पर्वत पर कठोर जलवायु तथा खड़ी ढाल होती है, इसलिए पर्वत की जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या विरल होती है। ठीक है, यहाँ पे खेती भी नहीं सकती और पानी भी, तापमान भी ठंडा रहता है, इसलिए यह जीवन उतना सफल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए पर्वतमाला एक सीधा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, पर्वतमाला, जब कई पर्वत एक रेखा में होते हैं तो उसे पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इस कई पर्वतमाला तो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है। तो देखिए ये जो ऐसे पर्वत होते हैं हमारे, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन पर्वत, चार पर्वत, ऐसे सैकड़ों पर्वत, तो इसे हम पर्वतमाला बोलते हैं। ठीक है, इसे पर्वतमाला बोलते हैं। पर्वतमाला पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, समोच्च पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। देखते हैं आगे। देखिए वलित पर्वत, जब किसी टेक्टोनिक प्लेट पर दो तरफ से दबाव बढ़ता है तो यह प्लेट मुड़ जाती है, प्लेटों को कुछ भाग ऊपर उठकर पर्वत बन जाता है, तो जो भाग नीचे रह जाता है वहाँ घाटी बन जाती है। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो एक दूसरे से जब ये टकराती है, ऐसे टकराती है, तो ये भाग ऐसे ऊपर उठ जाता है और ये ऐसे नीचे बढ़ जाता है, तो इसको हम पर्वत कहते हैं, और जो नीचे जाते हैं उसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए हिमालय, एंडीज और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण है। ये सभी इस दुनिया के नवीनतम पर्वत है और इन पर्वतमालाओं में दुनिया की ऊंची ऊंची चोटी है। अरावली भी वलित पर्वत है, लेकिन अपरदन के कारण यह श्रृंखला घिस चुकी है। ठीक है, हिमालय में, हमारे भारत में भी हिमालय है, उस हिमालय में बहुत सबसे ज़्यादा मतलब पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत भी वही का हिस्सा है, लेकिन पूरी घिस जाने के कारण, उसके अपरदन के कारण यह श्रृंखला घिस चुकी है। ठीक है, देखिए देखिए शंभुस पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जब टेक्टोनिक प्लेट दबाव के कारण टूट जाता है तो इसका कुछ भाग ऊपर उठकर पर्वत बनता है, तो ऊपर उठे हुए भाग को उत्खन, हास्ट तथा नीचे धंसे हुए भाग को भस्म कहते। यूरोप की राइन घाटी और वस्ट्रिजीन पर्वत इस प्रकार के पर्वत उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या है। वोल्केनिक पर्वत, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बने पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जो ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, जो वहाँ पे क्रिया करती, तभी ये कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, ये अंदर क्रिया करती है, ये अंदर का भाग, मतलब जब यहाँ होती है तो पूरे पहाड़ को नहीं घास सकती, तो ये पूरा इससे ऊपर जाता है, नीचे ज्वालामुखी होती है, तो इसके ऊपर जो उठा हुआ है इसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, देखिए किलोमंजारो और फ्लूजियामा इस प्रकार के पर्वत है। ठीक है, चलिए पर्वतों के महत्व को देखिए। पर्वत हमारे लिए पानी की महत्वपूर्ण स्रोत है, यहाँ से हमारी नदियाँ बहती है, तो ये हमारे पानी के लिए हमारे अति महत्वपूर्ण है। कई प्रमुख नदियाँ पर्वत पर स्थित हिमालयों से निकलती है। पर्वत से मिलने वाला पानी सिंचाई और पन बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। जो पर्वत से निकलता है ये पन बिजली और सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए भी उपयुक्त होता है। ठीक है, ये पानी। चलिए पर्वतों का महत्व देख लीजिए। पर्वतों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वत पर विभिन्न प्रकार की, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बार पर्वत हरा भरा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ रहता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, जड़ी बूटी, शहद, कत्था आदि, ये सब भी वहाँ पे हमें मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र सैलानियों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है,
यहाँ पर कई रोमांचक खेल खेले जा सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, ठीक है, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइड पैराग्लाइड, ठीक है, और हैंगलाइंस, स्कीइंग आदि। ठीक है, चलिए देखिए पट्टा, देखिए पठार, देखिए पठार उठी हुई सपाट भूमि है, ऊपर उठी हुई जो सपाट भूमि है इसको पठार कहते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, देखिए केन्या, तंजानिया तथा युगांडा की पूर्वी अफ्रीका के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, समुद्र तल से हमारा जो हम रहते हैं वो थोड़ा ऊपर है, समुद्र बहुत गहरा होता है हमारा, तो इसके अंदर से इसकी चौड़ाई 4000 मीटर है। ठीक है, देखिए अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो पठार है सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठारों में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तक कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। ठीक है, देखिए लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है। लाल मिट्टी और ये बहुत उपजाऊ है, जो खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आज भी ऐसे स्थल पर पर्यटक लोग जाना पसंद करते हैं। मैदान, देखिए मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य मध्य समुद्री तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ठीक, मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यंगोत्सो नदी के मैदान प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, चलिए मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है होता है। भारत में गंगा का मैदान देश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए हमारा क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।